We have this question. A is equal to x4 y2. B is equal to x square y cube. We have to find the LCM. A comma B. मतलब this means that it suggests for A and B. We have to find for the LCM of A and B. अब हम लोगों ने बचपन में LCM पढ़ा था, तो अगर हम इसका टोटल एलैबोरेट कर दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 y और ये 2y. ठीक है. और ये B में अगर हम एलैबोरेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, तो ये हो जाएगा x x y y एंड y. इन द एलसीएम हमें सब कुछ लेना होता है कॉमन फैक्टर्स के साथ में. ठीक है. बहुत सारे बच्चों को आता है, लेकिन जिसको नहीं आता मैं उसके लिए बता रही हूं. ये ऐसे कॉमन हो गया, ये ऐसे कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया. ठीक. तो पहले जितना कॉमन है वो लिख लो. ये बन गया. अब यहां क्या बचे? 2x. ठीक है. और यहां पर क्या बचा? y. अब ये ओवरऑल काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 और y के ऊपर 3. सो अवर ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर. The question in front of us, if LCM is this, HCF is 4, then find the value of A. LCM is given as 64. Okay. जब इस तरीके से दिया होता है तो यहाँ पर आप एक बात देखो, ये दोनों चीजें सेम है ना अंदर जी. तो यानी आपके जो नंबर्स हो गए, ये जो ब्रैकेट में दिया है ना, ये नंबर्स है 32 और A. तो ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, ये बात आप समझो यहां से. और एलसीएम की वैल्यू कितनी है? 64. ठीक. मतलब ये जो ब्रैकेट में दिया है इसका मतलब ये है कि ये आपके नंबर, देखो जो ब्रैकेट में यहाँ है वही ब्रैकेट में यहाँ है. और एचसीएफ की वैल्यू आपको दी हुई है 4. ठीक. अब आपका जो सिंपल सा फॉर्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. तो एलसीएम एचसीएफ कितना है? 4 इंटू 64. और आपके दोनों नंबर्स क्या है? एक नंबर है 32, दूसरा नंबर है A. अब आराम से आप 32 को यहां लाके डिवाइड कर दो, तो आपकी A की वैल्यू निकल जाएगी. तो 4 8 32 और 8 8 64. सो वैल्यू ऑफ A becomes the value of A. Now the question is 3 bells rings at intervals 5 3 15. कहीं पर घंटियां लगी हुई, मान लो कोई स्कूल है या कुछ भी है, वहां पर 3 बेल बजती हैं. एक 5 मिनट बजी, एक 3, एक 15. मतलब किसी टाइम पे बजी, फिर उसके 5 मिनट बाद बजी, फिर 3 मिनट के बाद बजी, फिर 15 मिनट के बाद, मतलब वो जो घंटी बज गई उसके 15 मिनट के बाद वो घंटी बजी अगली. अगर ये तीनों घंटियां एक साथ बज रही हैं ठीक 10 बजे, तीनों घंटियां एक साथ बज रही हैं ठीक 10 बजे, तो मान लो कहीं पर जो इंटरवल होता है किसी क्लास का वो 5 मिनट बाद हो जाता है, कहीं पे 3 मिनट बाद हो जाता है, लेकिन एक साथ जब वो स्टार्ट हुआ तो सुबह 10 बजे. When will they ring together again? ऐसे बजती नहीं अलग अलग टाइम पे. तो किस टाइम पर 10 बजे के बाद किस टाइम पर वो तीनों घंटियां फिर एक साथ बजेंगी? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, आपकी ये जो चीजें लिखी होंगी इनका आपको एलसीएम निकालना है. इसको दिमाग में बिठा लीजिए. ठीक है. तो आप एलसीएम निकालोगे 5 3 और 15 का. चलिए हम एलसीएम निकालते हैं. आपको आता भी है. 5 1 5 3 और ये 5 3 15 और ये 3 हो गया. ठीक है. तो ये आपका 15 मिनट्स के बाद आपकी बजेंगी. लेकिन आपसे पूछा गया है किस टाइम पर, यहाँ टाइम दिया है ना. लेकिन यहाँ देखो सारे ऑप्शंस में एएम है, लेकिन अगर मान लो यहाँ ऑप्शन में पीएम भी हो तो भी ध्यान से लगाना. ठीक है. यहाँ देखते हुए, यहाँ एएम है तो एएम का ही ऑप्शन, पीएम है तो पीएम का. ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी एग्जाम में वो पलट सकते हैं. तो ये 15 मिनट्स है, तो 10:15 AM हुआ ना. उसमें 10 बजे के बाद वो टाइम हमने ऐड कर दिया. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. का क्वेश्चन होगा, आपकी ये जो चीजें लिखी होंगी इनका आपको एलसीएम निकालना है. इसको दिमाग में बिठा लीजिए. ठीक है. तो आप एलसीएम निकालोगे 5 3 और 15 का. चलिए हम एलसीएम निकालते हैं. आपको आता भी है. 5 1 5 3 और ये 5 3 15 और ये 3 हो गया. ठीक है. तो ये आपका 15 मिनट्स के बाद आपकी बजेंगी. लेकिन आपसे पूछा गया है किस टाइम पर, यहाँ टाइम दिया है ना. लेकिन यहाँ देखो सारे ऑप्शंस में एएम है, लेकिन अगर मान लो यहाँ ऑप्शन में पीएम भी हो तो भी ध्यान से लगाना. ठीक है. यहाँ देखते हुए
यहाँ AM है तो AM का ही ऑप्शन, PM है तो PM का, ये भी ध्यान रखना क्योंकि ऑप्शन का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी एग्जाम में वो पलट सकते हैं। तो ये 15 मिनट्स है तो 10:15 AM हुआ ना। हाँ, उसमें 10 बजे के बाद वो टाइम हमने ऐड कर दिया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ द टू नंबर्स इज 4 and their product is 116. We have to find the LCM. इसमें कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, आप एक फॉर्मूला याद कर लो, आपको याद भी होगा, HCF into LCM is equal to product of one number into product of second number. HCF of two number is 4. तो HCF की वैल्यू क्या हो गई 4 and their product is 160. तो यहाँ दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्ट क्या दे दिया गया 160 and we have to find the LCM. तो हमारा ये आराम से डिवाइड हो गया और हमारा यहाँ पे क्या आ गया 40. तो अगर एलसीएम दिया हुआ HCF नहीं दिया तो हम ये फॉर्मूला यूज करके कुछ भी निकाल सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व द क्वेश्चन, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 3 to 7. कौन सा इनमें से ऐसा नंबर है जो 3, 4, जैसे 3 to 7 लिखा है ना, 3, 4, 5, 6, 7, जो इन सभी नंबरों से डिवाइड हो जाए, उसमें से कौन सा सबसे छोटा नंबर है। तो इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबरों से डिवाइड हो रहा, और वो भी लीस्ट नंबर निकालना। तो लीस्ट निकालना है यानी हमको एलसीएम निकालना होगा, किसका, इसका। तो अगर हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये हो गया 3 1 3, 4 उतर गया 5, 3 2 6 और 7। अभी आपका 2 से चला गया, ये 2 2 4, ये 5, ये 1, ये 1, सॉरी 7। अब आप मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 7 42 इंटू 10 यानी 420। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आपको वहां पर ये एलसीएम निकालना है। ये आपका HCF और LCM पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कि ये टर्मिनेट हो जाए, तो यहां पर आप डिनोमिनेटर को ध्यान दो। तो 625 है, इसका प्राइम फैक्टर करोगी तो 25 इंटू 25 होता है, ठीक है। फिर आपने इसका प्राइम फैक्टर किया तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अब 5 कितने हो गए, 4 5 हो गए आपके, 1 4 5 8 8 इंटू 5 के ऊपर 4। अब इसको डेसिमल प्लेस की तरह टर्मिनेट, मतलब नीचे 1000 बनाना हो या जो भी बनाने के लिए आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगी, 2 के पावर 4 से, तभी तो उतने ही जीरो होके ये हो जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 के पावर 4 आप लगाओगी तो ये अपने मन से ला रही है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप ऊपर 2 पावर 4 लगाओगे, तभी तो ये बैलेंस होकर कटेगा। अब यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, अब इसको सॉल्व करो, 2 को 4 बार आप लिखोगे यानी इसका आंसर कितना हो गया 60। Now the question is given as if x square is equal to 1 plus 2 by 36 plus 5 by 6 dot means bar, then what is the value of x, that is rational, irrational, whole number, integer, etc. लेकिन यहाँ पर देखो ये बार लग गया यानी 6 बार, हाँ, it means what, 6 repeat. So कुछ भी वैल्यू डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, खत्म क्वेश्चन। Now the question we have, prime factors of denominator of a rational number with decimal expansion. देखो बेटा हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर और नंबर ये है, हाँ, लेकिन हमें इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है, हमको इसके डिनोमिनेटर का। तो 62.47 है, हाँ, अगर हम ये पॉइंट हटाते हैं तो ये नीचे 100 आ गया, ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो केवल 100 ही है ना, हाँ, तो इसका 100 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो 10 इंटू 10 यानी 2 इंटू 5, हाँ, यानी 2 इंटू 5। तो प्राइम फैक्टर्स तो केवल 2 और 5 ही हुए ना, हाँ, तो बस काम खत्म। तो हमें डिजिट्स पर नहीं जाना है, हाँ, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा आराम से आप डिनोमिनेटर्स पे काम करोगे, और वो 100 है तो 100 2 और 5 हो गया इसका प्राइम फैक्टर। ये उन केसेस में अप्लाई होगा जहां पे डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर हो, क्योंकि 2 5 10 और 100 भी होगा तो भी उसे आप 2 और 5 में ले सकते हो, 1000 होगा तो भी आप 2 और 5 में इसे आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हुआ। तो यहाँ पर 2 के ऊपर 3 है, हाँ, है ना, यहाँ 5 दिया हुआ है तो 2 बार 5 और आ जाएगा, मान लो तो 3 5 हो गए, हाँ,
तो ये 10 का पेयर बन गया कि नहीं जी। यानी ये पूरा 1000 हो जाएगा कि नहीं फिर, हाँ जी, है ना। और 1000 के बाद उतने प्लेसेस पे हम डेसिमल लगा लेंगे। यानी यहाँ पर आप देखो ये पावर 2 के ऊपर कितनी लिखी हुई है, 3, क्योंकि हमें इसमें कुछ ना कुछ दिखाना है कि किसके बाद टर्मिनेट होगा। तो 2 के ऊपर जो भी पावर है 3 मैक्सिमम पावर, हाँ। तो यहाँ पर ये आपका 3 के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, द डेसिमल नंबर ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो अगर तुम इसको प्रॉपर सॉल्व करती हो तो तुम केवल डिनोमिनेटर्स को ध्यान दो। तो तुमने अगर एलसीएम ले लिया तो एलसीएम तो 40 आ गया क्या, हाँ। है ना। अब 40 को अगर तुम फैक्टराइज करोगी तो 4 into 10 हो गया जी, यस, 4 into 10। हाँ। तो यहाँ पर यहाँ ऊपर भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, तो मेन डेसिमल प्लेस ये 10 हुआ जी। तो 2 into 5 हो गया कि नहीं, हाँ, 2 into 5। तो एक 2 है कि नहीं और एक 5 का पेयर है, हाँ। यानी एक ही 0 है। दैट मीन्स इट विल टर्मिनेट आफ्टर 1 place. Now the question is the smallest number by which 1/17 should be multiplied, यानी 1/17 में हम क्या मल्टीप्लाई करें so that decimal expansion terminate after 1 decimal place। मतलब नीचे 10 ही आया, ठीक है, क्योंकि 1 decimal place मतलब नीचे 10, ठीक। तो इसमें ये पूरा कैसे टर्मिनेट होगा, ये यहाँ पे 17 लिखते तभी तो 17 कटेगा, हाँ, है ना। सो दैट्स वाई आवर आंसर बिकम 17/10 इन दिस केस। ओके। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस नहीं पूछा गया है, हाँ, है ना। यहाँ पर वो गिनती पूछी गई है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर को ध्यान दो, 625 है, इसका प्राइम फैक्टर करोगी तो 25 into 25 होता है, ठीक है। फिर आपने इसका प्राइम फैक्टर किया तो 5 into 5 5 into 5। अब 5 कितने हो गए, 4 5 हो गए आपके, 1 4 5 8 8 into 5 के ऊपर 4। अब इसको डेसिमल प्लेस की तरह टर्मिनेट, मतलब नीचे 1000 बनाना हो या जो भी बनाने के लिए आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 के पावर 4 से, तभी तो उतने ही 0 होके ये हो जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 के पावर 4 आप लगाओगी तो ये अपने मन से ला रही है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप ऊपर 2 पावर 4 लगाओगे तभी तो ये बैलेंस होकर कटेगा। अब यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, अब इसको सॉल्व करो, 2 को 4 बार आप लिखोगे, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 60। Now we have to solve this question. If tan alpha plus cot alpha is equal to 2, we have to find the value of tan 20 alpha plus cot 20 alpha. Now it is given, so we start from here. Tan alpha plus cot alpha is equals to 2. Now cot alpha is the inverse of the tan alpha, so we write over here tan alpha plus 1 upon tan alpha is equals to 2. Now we multiply it with tan square alpha plus 1 and here 2 tan alpha. Now we bring all of that in the right hand side. We get tan square alpha minus 2 tan alpha plus 1 is equals to 0. It ultimately becomes tan alpha minus 1 whole square is equal to 0. So from here we can conclude that value of tan alpha is equals to 1. Now from the trigonometric tables, what is the value when tan alpha is 1? So when tan alpha is equals to 1, it becomes tan 45 degree. So value of alpha is equal to 45 degree. Now we have to find the value of tan 20 alpha plus cot 20 alpha. So we can write tan 45 degree to the power 20 plus cot 45 degree to the power 20. So what is the value of tan 45? It is 1 to the power 20 and it is again 1 to the power 20 and ultimately it becomes 1 plus 1 which is equals to 2. So our option number B is the right answer. Now in this question 2 quadratic equations are given to us and we have to find the value of x plus y. In order to solve these two equations, it is not possible to find out the values using Cramer rules etc. So we just use a tricky way. We add up both the equations with each other, which is equals to 131x plus 217y
is equal to 827. When we add up both of them, we get 718,314,213x, and from here we get same values, and it becomes 7,310,213,14,98,17. So we can take 348 as common, x plus y, which is equals to 1740. So when we divide 1740 with 348, we can get the value of, so is divide 8 5s are 40, so its value becomes 5. So in this way we can easily solve this question. This question is based on the polynomials, that means the zeros of the equation. It is given that 2 and 1 by 2 are the zeros of this equation. That means if we put the values in 2 and 1 by 2 in this equation, its answer becomes 0. Now I am going to substitute the value when it is equal to 2px square plus 5x plus r is equal to 0. We substitute the value of 2. That means 2 2s are 4p plus 10 plus r is equal to 0. That is, in place of x, we put the value x is equal to 2. This is equation number 1. Now we put the value of x is equal to 1 by 2, which is equal to p into 1 by 4 plus 5 by 2 plus r is equal to 0. This is equation number 2. Now we simplify both the equations. So you can multiply by 4 over here. That is p plus 2 5s are 10 plus 4r is equals to 0. Or we can write over here, leave as it is. So it becomes, I can write over here in the same proper way. So we can subtract both of the equation, r get cancelled. We left over with p 4 minus 1 by 4 plus 10 minus 5 by 2, which is equals to 0. Now when we solve, we get p 16 minus 1, that is 15 by 4, and here we get 20 minus 1, that is 15 by 2 is equal to 0. Now we have to find the value of p. We get value of p is equals to minus 15 by 2 into 4 into 15, which is equals to minus 2. Now we substitute one of its value in the given equation. In one of the equations, we get value of the p is minus 2. And here the value of p is minus 2. We can directly put the option number D. We can also check the value of r from the equation px square plus 5x plus r is equal to 0. We put the value of x2, that is 4p plus 10 plus r is equal to 0. Now we find the value of r by substituting minus 2 over here, which is equal to minus 8 plus 10 plus r is equals to 0. That means here we get 2 plus r is equal to 0. So value of r is equals to minus 2. So we get not the option D, we get option number B, where P and R both the values have minus 2. The question we have in front of us, the circumference of a circle is 100 centimeter and the side of the square inscribed in a circle. So that means inscribed in a circle means that there is a circle and a square is inside that circle. Okay, whenever there is a word inscribed, that means a square is inside the circle, and we have to find the side of a square. That means what is the side of this square? Okay, circumference of circle is 100 centimeter. That means if we draw a line over here, this is the radius, and here again this is the radius. If we can find out the radius of the circle, then we can easily find the side of the square by using the Pythagoras theorem. Now circumference of the circle formula is 2 pi r. Always remember it. Circumference of the circle is 2 pi r, which is equal to 100 centimeter. That means 2 pi r is equals to 100. So value of 100 is r is equal to 100 over 2 pi.
Okay. Now, this is r and this is r. We have to find the side of the square. So, using Pythagoras theorem, ABC, at B it is 90 degree. That means AB square plus BC square is equals to AC square. So, it becomes 100 by 2 pi whole square plus 100 by 2 pi whole square is equal to AC square. I am going to tell you a little bit trick so that these equations can be easily solved in a tricky way. That if there is a triangle, if its side is A, this side is A, then its value becomes A under root 2. You just remember it. Okay. So, from here, value of R is 100 upon 2 pi. So, value of AC, it becomes 100 upon 2 pi into under root 2. This is under root 2. A under root 2. So, our answer becomes, when we solve 2 5s are 10, 50. 50 under root 2 pi. This is our answer. 50 under root 2 pi. Why I write this? Why you use this? You can also solve this and you can easily get 50 under root 2 pi. Okay, if we take out common, we get 2 pi square. That means we can take out common. That means 4 pi square. Okay, now 100 square, that is 1, 2, 3, 4. And here again 100 square, 1, 2, 3, 4. Okay, now when you add, we get 2, 1, 2, 3, 4 upon 4 pi square. And when we take out the under root, there are 2 hundreds, so 100, and it is under root 2. And when we take out its under root, that is 2 pi, and it cancelled, 50 under root 2 pi. I also want to share a trick with you. Please remember it. It is very useful for you. That if there is a triangle, again I am going to repeat it. If this side is A, this side is A, the value of this side directly becomes A under root 2. This trick is also very helpful whenever you got such type of questions. In this question, we have to find the area of this shaded region. And it is given that the radius of each of the circle, this radius of each of the circle is 1 centimeter. And if this is a chord, okay, in the each circle, then length of the chord is 1 centimeter. So if we remove this section from the circle, you can easily see over here that if we have to find the area of this minor segment. Now this is 1 centimeter, 1 centimeter, and this is also 1 centimeter. This chord is also 1 centimeter. So it becomes an equilateral triangle. So its angle becomes a 60 degree. So if we have to find the area of this minor segment, it is equal to area of sector minus area of triangle. What is the triangle? A, B and C. Area of the triangle ABC. So now, what is the area of the sector? Pi r square theta over 360 minus, this is an equilateral triangle. So area of the equilateral triangle is under root 3 by 4 side square. Okay. Now here, what is the side? That is radius. So we can write also over here r. So from this circle, this is the area of segment, and for this circle, if this is the center in this way, then this is the area of the segment. So in this way, we have how many minor segments are there for which we have to calculate this area. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 8 minor segments for which we have to calculate the area in this figure. Now area of one segment is this. So when we got the answer of this, we have to multiply with 8 and we get our proper answer. So let's see what is the result when we solve this. So now, as I write over here, pi is r square theta over 360. This is the area of the sector, and area of the equilateral triangle is 3 by 4 side square. Now, what is the radius of these circles? The radius of these circles is 1, and there are 8 sectors, so we have to multiply it with 8. Now we put all the values. Now pi, for the radius we write 1. For the theta we write 60 degree over 360 degree. Minus under root 3 by 4.
And here the side of the triangle becomes 1. So this is 1 into 8. So our proper answer becomes pi over 6 minus root 3 by 4 into 8. So this option is our right answer. Now the question is, point P divides the line segment joining these 2 points R and S in the ratio k is to 1. If point P lies on this line, we have to find the value of the k. Now this question is from the section formula. Now there are 2 points R and S. Okay. And these 2 points are divided by a point P in the ratio of k is to 1. Let it be k and this be 1. And these points are minus 1, 3 and this another point is 9, 8. Now this P point has a coordinate x and y. Okay. And this point lies in this line. So from this, using section formula, we can find the value of x and y. Then what is the section formula? Value of x is equal to m x1 plus n x2 upon m plus 1. I think you remember this formula. Now value of m and n becomes k and 1. So we use the formula. We multiply with 9k and either 1 into minus 1 over m plus n, that is k plus 1. This is the value for the x coordinate of the P. Now the value for the y coordinate of the P becomes 8 into k 1 into 3 plus 3 over k plus 1. Now this x and y points, they lie on this line. X minus y is equal plus 2 is equal to 0. So we substitute these values in the equation in order to find the value of the k. That means x minus y plus 2 is equals to 0. Okay. Now we substitute these two values which we got over here. In place of x we write 9x minus 1 upon k plus 1. This is minus of y. 8k plus 3 over k plus 1, which is plus 2 is equals to 0. Okay. Now we find the value of k solving this equation. Now solve and find out the value. Take the k plus 1 as LCM. Then 9k minus 1 minus 8k plus 3 plus 2 k plus 1 is equals to 0. Now when we elaborate, it becomes 9k minus 1. This is the minus sign. So we get minus 8k minus 3 plus 2k plus 2 is equals to 0. Now solve it. This is k and this is k. It is 1 plus 2, that is 3k. And here minus 4 plus 2, which is minus 2 is equal to 0. That is value of the k becomes 2 by 3. So option number A is the right answer. In the given figure, D is the midpoint of the BC. And we have to find the value of cot y degree over cot x degree. And options are given below to us. This question is from the topic of trigonometry. And the solutions are given to you with the help of the website sonikaanandacademy.com. If you want to watch some more questions, you can visit to that website. Now just see the question, and in this question nothing is given, no data is given, and it is only given that D is the midpoint of the side BC, and from the figure we can also conclude that C has the 90 degree angle. Now the formula for cot theta, as we know, is base over perpendicular. Okay. Now from here figure, this is the 90 degree. So this is our base and this is the perpendicular. Okay. And it is given that D is the midpoint of BC. Let it be X. So this is also X. Now we find the value of cot Y degree. Value of the cot Y degree, we have to take the full triangle ABC. So cot Y, this overall base, that is value of CB and value of AC. Okay. That means value of CB we can write as 2x over AC. Okay. If we add x and x, we get 2x.
Now value for the cot x degree. For the cot x degree, we have to take the triangle only this one, A, C and D, because angle x is only concerned with angle this one, CAD. Okay. So from the triangle ACD, value of the base only becomes CD over AC, which is equals to x over AC. Now the question is so simple and you can easily solve. With cot y and cot x, we have to divide both of them, which is equals to 2x over AC by x over AC. AC and AC get cancelled and ultimately we get ratio of 2. So value of cot y degree over cot x degree is 2. We have the question, the equation of perpendicular bisector of the line segment joining these 2 points. Now according to question, there is a line which goes from 2 points A and D, and we have to find the equation which is perpendicular bisector to this line, and this is given as bisector. That means there must be a point in the line AB from which this line passes. So we can find the midpoint of the point A and B using midpoint formula. So it becomes x is equal to 4 minus 2 over 2 and y is equal to 5 plus 3 over 2. It becomes 2 by 2 and it becomes 8 by 2, which is equals to 1 and 4. Now we can find the value equation of the perpendicular bisector, but I suggest you put the value of 1 and 4 in this equation and try to find which equation satisfies the value of 1 and 4. So we can easily got our answer in a little bit second. So first equation is 2x minus y plus 7 is equal to 0. When we substitute, it becomes 2 minus 4 plus 7, which is cannot be equal to 0. Another, this one, 3x plus 2y minus 7 is equals to 0. When we substitute, we get 3, 4 2s are 8 minus 7, which can't be equal to 0. Now the third equation we have 3x minus y minus 7 is equal to 0. We have the point 1 and 4. Now we substitute, 3 1s are 3, minus 4 minus 7 is equal to 0, which can't be equal to 0. Then the last one, 3x plus y minus 7 is equal to 0. Now 3 1s are 3, plus 4 minus 7 is equal to 0, and this is the correct answer. So option number D is the right answer. So we can solve our multiple choice questions also in this way. Now watch this question. This question is from the trigonometry and we have to find the value of cot alpha. Now here we take 1 over here and firstly I will write it as it is. I break it into 2 cos alpha sin alpha plus sin alpha plus cos alpha. That means I break 3 sin alpha cos alpha into 2 cos alpha sin alpha plus sin alpha cos alpha. And now in place of 1 we can write sin square alpha plus cos square alpha. And we take this over 2 cos alpha sin alpha, and on the right hand side we take it sin alpha cos alpha minus sin square alpha. Okay. Now if we observe, we can write this in the form of cos alpha minus sin alpha whole square, and here we can take sin alpha as common and we get cos alpha minus sin alpha. So this is square and this is same thing, so we can cut over here. It becomes cos alpha minus sin alpha is equal to sin alpha. Now we divide with the help of sin alpha throughout on the right and left hand side. We get cot alpha minus 1 is equal to 1. So 1 goes here. So value of cot alpha becomes 1 plus 1, 2. So in the option we have this one. So we can make it as option number C is the right answer.